हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आप लोगों के ही बहुत ज़्यादा डिमांड पर, आप लोगों के ही बहुत ज़्यादा मांग पर मेरे पास लगभग कई सारे ऐसे व्हाट्सएप मैसेजेस आए हैं, कई सारे ऐसे कॉल आए हैं, कई कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया, कई व्हाट्सएप मैसेज का मैं जवाब नहीं दे पाया। तब मैं आज आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने झारखंड टेट की नियमावली दी थी, झारखंड टेट का सिलेबस में क्या टॉपिक पर मैंने जो वीडियो आप लोग को दिया था उसमें EVS और मैथ का जिक्र नहीं किया था, जिक्र किया भी था तो उसमें सिलेबस नहीं बताया था। तो कई सारे स्टूडेंट आप लोगों ने जानना चाहा कि सर मैथ में क्या पढ़ना है, 1 to 5 में, EVS में क्या पढ़ना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है, क्या RS अग्रवाल पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज के वीडियो में मिलेगा। मैथ में आपको क्या पढ़ना है, EVS में आपको क्या पढ़ना है, ये सारे सवालों का जवाब आज के वीडियो में आपको मिलेगा। आप बने रहिए, साथ साथ में ये भी आपको मिलेगा कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सी किताब पढ़नी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें इस टॉपिक में कि क्या हमको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझिए कि 1 to 5 में क्वेश्चन 1 to 5 का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, जो चीज़ शामिल किया गया है उसमें है क्या। तो उसमें CDP एक सेक्शन है, उसके बाद आपका लैंग्वेज सेक्शन है। लैंग्वेज में आपका हिंदी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में लैंग्वेज 2 में आपका रीजनल लैंग्वेज है, जिसमें कोई भी आप एक क्षेत्रीय भाषा चुनेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में मैं जानकारी आपको दे चुका हूँ 1 to 5 सिलेबस में, जो कि वीडियो है, वो वीडियो आप देखेंगे। इस वीडियो के अंत में एंड स्क्रीन में वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका किसका, तो EVS का और मैथ का। और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी यही है कि सर पढ़े तो क्या पढ़े, क्या NCERT फॉलो करें या कुछ और करें। देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ और पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास है। और ये सिलेबस जो पिछले 2013 और 2016 में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं, JTET का जो क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, उसका एनालाइज करने के बाद, साथ में CTET में क्या शामिल है उसको भी ध्यान में रखते हुए, और JCERT की जो किताबें हैं झारखंड में जो चल रही हैं किताबें, उनमें 1 to 5 में और 6 to 8 तक में कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है, उन सारे टॉपिकों को समझने के बाद कि कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ों को मैं यहाँ आपके साथ लाया हूँ। आप ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और देखिए। सबसे पहले JTET 1 to 5 में इसका मैथ्स और EVS से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टॉपिक कौन कौन से हैं उसको देखिए। मैथ्स से क्वेश्चन आपका रहेंगे, जो टॉपिक है उसके लिए क्या करना है कि फर्स्ट टॉपिक आपको कंप्लीट करना है ज्यामिति की समझ। देखिए यहाँ ये चीज़, पहले टॉपिक आप कहीं लिख लीजिए, हम टॉपिक बताते हैं उसके बाद आपको एक एक करके डिटेल करेंगे। ज्यामिति की समझ एक टॉपिक, दूसरा आकार एवं क्षेत्र की समझ, यानी कि क्षेत्रफल आपको से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। ठोस एवं समझ, यानी कि आयतन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद संख्या यानी नंबर्स से, जोड़ एवं घटाव की संक्रियाएं, ये टॉपिक है 7वां 8वां की किताब में दिया हुआ है मैथ्स में। गुना एवं भाग की संक्रियाएं, इसको भी पढ़ना है। ठीक है, आयतन भार से संबंधित समस्याएं, क्वेश्चन यहाँ भी एक आयतन आपको दिए हैं ठोस एवं समझ से, तो यहाँ भी आयतन और यहाँ भी एक टॉपिक रखे हैं आयतन एवं भार से संबंधित समस्याएं। समय एवं रुपया से संबंधित समस्याएं आपको टॉपिक से क्वेश्चन पूछी गई हैं और पूछी जाएंगे भी। यही टॉपिक्स है मैथ्स में। अब एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए ज्यामिति की समझ में आपको करना क्या है। जैसे आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, तो ज्यामिति में क्या है, मेनली क्या के पढ़ना है, तो जो फिगर्स की जो अभिधारणाएं हैं, जो उनके कैरेक्टर्स हैं, जैसे आप समांतर चतुर्भुज के बारे में बात करें या त्रिभुज के बारे में बात करें, तो समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी अवधारणाएं होती हैं, इनको आपको समझना है। यानी कि बेसिक चीज़ आपको पकड़ना है। ऐसा नहीं कि 9-10 का जो क्वेश्चन है उसको आप पकड़ लीजिए और उसको बनाइए, ऐसा नहीं है।
बेसिक चीज को आप पकड़िएगा। जब तक उसको नहीं पकड़िएगा और उसी से क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो उसमें जो कोण होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसमें किस प्रकार की समानता पाई जाती है या विषमता पाई जाती है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो कि बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टॉपिक से आप संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और इसके लिए सबसे बेहतर बुक है, यदि आप ज्यामिति सीखना चाहते हैं तो एकदम आराम से 7वां 8वां का किताब को आप पकड़िए, और 9वां का जो बुक है ज्यामिति सेक्शन बहुत अच्छा है, आप उसका ज्यामिति सेक्शन वहां से पढ़िए। 9वां की बुक्स मैथ की जो JCERT में चल रही है 9वां क्लास में। ठीक है, ये उसके बाद आकार एवं क्षेत्र की समझ। आकार एवं क्षेत्र की समझ कहने का मतलब है वर्ग, आयत या फिर और भी जितने भी है, वृत्त है, ये सारे चीज़ों का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूला को पकड़िएगा, जिसमें कि h क्या है, पाई क्या है, r क्या है, या फिर आयतन यदि निकालते हैं तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ों को, कहने का मतलब बेसिक चीज़ 1 to 5 में बेसिक चीज़ को पकड़ना। ऐसा नहीं है कि आप चले जाइए कंपटीशन के लिए एकदम RS अग्रवाल को एकदम सॉल्व कर रहे हैं, वो नहीं पकड़ना। ठीक है, उसके बाद ठोस एवं समझ यानी कि आयतन निकालने के तरीका आप देख लीजिए कि कौन सा किसका क्या होता है। आयतन निकालने के लिए सबसे बढ़िया है कि आई थिंक 7 या 8 की किताबों में है। ठीक है, 7 या 8 की किताबों में है। नहीं यदि आपको समझ में आ रही है कि ये सर इसमें क्या है, तो आप एक काम कीजिए, आगे किताब के बारे में बताएंगे। उसके बाद नंबर्स में सर आपको हर एक चीज़ आपको याद रखना है। क्या करना है, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे यानी कि सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, ये सारे चीज़ों को आपको याद रखना है और कैसे निकालना है। जैसे पूर्णांक किसको कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसको कहते हैं, धनात्मक संख्या किसको कहते हैं, ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को समझना है। अब उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, संख्या से संबंधित क्वेश्चन आपको हल करने को, उसमें भिन्न के बारे में आपको पकड़ना है। ठीक है, याद रखना है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योगफल कितना है, प्रथम 50 संख्याओं का योगफल कितना होता है, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल कितना होता है। इस तरह का जो प्रश्न है ना, उसको आपको पकड़ना है। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद है जोड़ एवं घटाव की संख्याएं। देखिए, जोड़ एवं घटाव और गुणा एवं भाग की संख्याएं, नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है जोड़ घटाव का आपसे नहीं पूछेगा। समझिए इस बात को, मैंने यहाँ लिखा है कि जोड़ एवं घटाव की संख्याएं, कहने का मतलब है कि नॉर्मली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ये हो सकता है कि 3-4 लाइन का सेंटेंस बनाए और उस सेंटेंस में आपको क्वेश्चन कुछ दे और उसमें आपको जोड़ और घटाव का ही प्रक्रिया करनी होगी या गुना घटाव का प्रक्रिया करनी होगी। तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स है, कह सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे उसको आपको समझना है। और इसके लिए है कि आप कोशिश कीजिए कि जो कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में 3-4 क्लास में जो मैथ्स है उसको मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर कीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा ना कि आपका एक बेस बनना शुरू हो जाएगा। आप समझिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आदमी को समझ में नहीं आता है किसका कौन सा चीज़ को घटाना, कौन सा चीज़ को पढ़ना, जोड़ना है, किसको गुना करना, किसको भाग करना। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप बेस को पकड़िए, और बेस को पकड़ने के लिए आप 3-4 का जो कह सकते हैं प्राइवेट स्कूलों में है, खास करके जो रिनाउंड स्कूल्स हैं जैसे DAV हो गया, DPS हो गया, या और जेवियर है, इस तरह के जो स्कूल हैं उनकी किताबों को आप देखिएगा मैथ्स का, तो उन किताबों में जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं उनको सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका बेस बनेगा। उसके बाद आप 7-8 की किताबों में जाइए। ठीक है, उसके बाद है आयतन एवं भार से संबंधित। भार से संबंधित को आप देखिएगा, भार से हम क्वेश्चन पूछा गया है पिछले बार के एग्जामों में, और टफ नहीं था, लेकिन उस चूंकि जानकारी नहीं रहती है, भार में आप यूनिट को समझिएगा। जैसे 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 kg, और जैसे आपको जोड़ने के लिए बोल देगा 4 kg 500 ग्राम था और दूसरा आदमी 250 ग्राम लिया, तो दोनों को जोड़ने पर उसके पास किस तरह कितना आया अमाउंट, कितना वेट रहा। ये सारी चीज़ों को, क्योंकि इसको जोड़ने में और घटाने में अक्सर आदमी गलती करता है, और यही बेसिक चीज़ क्या है, यही बेसिक चीज़ है ना। आप पढ़ाएंगे क्या, यही सब पढ़ाएंगे, तो आपको इसी का नॉलेज रखना है। ठीक है, उसके बाद है समय एवं रुपया से संबंधित क्वेश्चन। देखिए, समय और रुपया से कुछ हो सकता है कि टफ क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। जैसे रुपया है, रुपया को आपको बोल देगा कि 10 आदमी में बांटना है, 30 रुपये को कैसे बांटेंगे, कितना करके बांटेंगे।
ऐसे तो क्वेश्चन डिवीजन का हो गया, लेकिन इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा या समय से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। समय में आपको रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है, समय को जैसे घंटा में को मिनट्स में बदलने के लिए, सेकंड्स में बदलने के लिए, या ये भी हो सकता है कि एक आदमी हो सकता है कि एक आदमी 4 दिनों में काम कर सकता है। ए जो है वो 4 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 5 दिन में काम कर सकता है, दोनों मिलकर के कितने दिनों में काम कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। इतने सारे पॉइंट्स यदि आप याद करते, इतने सारे टॉपिक्स आप याद कीजिए, बोल रहे प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स में, तो यकीन मानिए टेट का 1 to 5 में मैथ्स में आपको 20 क्वेश्चन यदि पूछता है तो 20 क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। इससे बाहर नहीं होगा। यदि बिलीव नहीं हो तो 2016 का 1 to 5 का मैथ्स आप बना करके देखिए, कहीं नहीं है। हाँ, एक जो क्वेश्चन था वो था सेट से क्वेश्चन था। सेट का क्वेश्चन के लिए अब चूंकि ये बेसिक चीज है इसीलिए मैंने इसमें शामिल नहीं किया। सेट आप बना करके जाए, जिसको बोलते हैं समुच्चय, और ये जो है वो अभी किताबों में नहीं दिया हुआ, अभी 9th क्लास में नहीं मिलेगा। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल है उसमें मिलेगा। तो आपके पास इसका एक ही चारा है कि आप प्राइवेट स्कूलों की किताबों को देखिए। समुच्चय जो है सेट, इसका अंग्रेजी होता है सेट, ठीक है। सेट आप एक पढ़ लीजिए, बस इतने सारे चीज़ों को पढ़िए। उसके बाद आते हैं ईवीएस में। ईवीएस कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल स्टडी, या तो इसको हिंदी में कहें तो पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसको देखिए। टॉपिक पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि किताब कौन सा होगा। फर्स्ट है परिवार एवं मित्र, यानी कि बेसिक चीज को पकड़ना है। जैसे समाज का सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। तो परिवार का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं परिवार, कितने प्रकार के होते हैं, उनका दायित्व क्या होता है, उनका रोल क्या है समाज में, इनको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एनिमल वर्ल्ड को पढ़ना है। एनिमल वर्ल्ड को यानी कि जानवर जगत का जो है उसके हर एक जानवरों के बारे में आपको समझना, शाकाहारी जानवरों के बारे में समझना, मांसाहारी जीवों के बारे में समझना, किस प्रकार से वो एक दूसरे से संबंधित रहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। यानी कि एनिमल वर्ल्ड को समझना है। एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड, ठीक है, एनिमल वर्ल्ड के बारे में समझना। अब यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है कि एनिमल वर्ल्ड के रिलेशन को समझना है पर्यावरण के साथ, कि किस प्रकार के एनिमल किस प्रकार के पर्यावरण में पाए जाते हैं। रिलेट कीजिएगा कहने का मतलब है कि ऐसा थोड़ी है कि जो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू पाए जाते हैं वो इंडिया के क्षेत्र में नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? कुछ विशेष पर्यावरण वहाँ अवेलेबल है, हमारे यहाँ नहीं है। या हमारे यहाँ जो एनिमल्स मिलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलते। रीज़न कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण है वो वहाँ नहीं है, और हमारे यहाँ के जो पर्यावरण में जो जानवर मिलने चाहिए थे, जो अनुकूल यहाँ के हो सकते हैं, वही अनुकूलन के कारण से वो जानवर यहाँ मिलते हैं, वो वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का जो रिलेट करना है ना, वो उसको रिलेट कीजिएगा एनिमल वर्ल्ड को पढ़ने के समय में। नेक्स्ट तीसरा जो टॉपिक है वो है पौधा जगत, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही से पूछा गया है। यानी कि पौधा जगत, प्लांट किंगडम जो है उसके बारे में आपको पढ़ना है। प्लांट जगत के बारे में ध्यान रखिएगा कि जलीय क्षेत्र में किस प्रकार का पौधा पनपता है, मरुस्थलीय भाग में किस प्रकार का पौधा पनपता है, किस प्रकार के पौधे जन्म लेते हैं। पौधा में आपको रूट के बारे में यानी कि जड़ के बारे में, उसका स्टेम के बारे में, तना के बारे में, उसके फूल पत्ती के बारे में, उसके बीज के बारे में, सब कुछ एक एक पार्ट आप समझिएगा, एक एक पार्ट को आप पढ़िएगा, तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ध्यान रखिएगा, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें कि एनिमल किंगडम में पूछा गया है कि मरुस्थलीय भाग में किस प्रकार के पौधे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खोजनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ, कुछ आपको अपने से एक्स्ट्रा दिमाग भी रखने हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी होंगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है भोजन। तो भोजन में आपको पढ़ना क्या क्या है? जैसे भोजन में आपको पढ़ना है पहले इसका बेसिक चीज़ को समझिए। पोषण से भोजन मतलब पोषण, ठीक है। पोषण में आप याद रखिए कि स्वपोषण, परपोषण या स्वपोषी, परपोषी, विषमपोषी, इस तरह का आप पढ़े होंगे यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो। साथ में विटामिन्स को इसमें जोड़िएगा, विटामिन्स को जोड़िएगा। भोजन में विटामिन्स जो हैं उससे संबंधित जो बीमारियां हैं, विटामिन से संबंधित जो डिजीजेस आती हैं, या कौन सी डिजीज कौन सी किस विटामिन की कमी के कारण से होती है, इसको पढ़ना है। कौन सा फल में किस प्रकार का विटामिन पाया जाता है उसको पढ़ना है,
ठीक है। साथ साथ में ध्यान रखिएगा कुछ कुछ जो एसिड पाए जाते हैं, जैसे इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है, कौन सा अम्ल पाया जाता है उसको पढ़िएगा, ठीक है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है इसको पढ़ना है। तो उसके बाद आते हैं आश्रय में। अब आश्रय में क्या है ना कि आदमी कंफ्यूज करता है कि सर आश्रय में पढ़ना क्या है। देखिए आश्रय में आपको पढ़ना है क्या है, हम क्या बोले थे कि टॉपिक आपका मेन टॉपिक्स क्या है, ईवीएस। तो आपको ध्यान में रखना कि शेल्टर यानी कि आवास जो है या अधिवास हैं किस प्रकार से पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। क्या जो जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड का जो आवास की जो संरचना है क्या वो जम्मू कश्मीर के आवास की संरचना के समान है, या जो जम्मू कश्मीर की आवास की संरचना है क्या आसाम के या मेघालय में जहाँ सबसे अधिक बारिश होती है क्या वहाँ के आवास की संरचना के समान है, क्या मेघालय की आवास की संरचना जो है वो राजस्थान के जैसलमेर के आवास की संरचना के समान है। तो ये पर्यावरण से किस प्रकार से प्रभावित होता है और किस प्रकार से आवास की संरचना होती है इसको पकड़ना आपको, ठीक है। इसके बाद आते हैं जल में। तो जल से रिलेटेड खास करके प्रैक्टिकल चीज़ों पर जो अभी पूरा विश्व झेल रहा है उसके बारे में आप पढ़िएगा। क्या पढ़ना है, जैसे जल समस्या के बारे में पढ़ना है कि पीने के पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में आपको पकड़ना है, ठीक है। यातायात के साधन, तो हर एक प्रकार के जो यातायात के साधन है उसको पढ़ने हैं, ठीक है। संसाधन, यहाँ आपको जरा सा मेहनत करना है, ठीक है। संसाधन में क्या है कि बहुत सारे जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उन किताबों में उतने सारी चीज़ें नहीं शामिल है जो आपको पढ़नी है। खास करके यातायात के संसाधन में आपको पढ़ना है कि कौन सी चीज़ों से कौन सी चीज़ बनाए जाते हैं, मानव उसमें कहने का मतलब है टेक्नोलॉजी, तकनीक के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रा सा एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा, किताबों में देखिएगा, खास करके विज्ञान एवं तकनीक से संबंधित जो चैप्टर है किताबों में उन पर आप फोकस कीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें। अब सर कि इसके लिए किताब से आप क्या पढ़ें, ठीक है। तो किताब के लिए क्या पढ़ें कि खास करके मैथ्स के लिए क्या करें, मैथ्स के लिए क्या करें, कौन सी किताब को हम शुरुआत करें। तो यदि आप बिगिनर्स हैं, ठीक है, बिगिनर्स कहने का मतलब है कि आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता जाता, हल्का फुल्का कुछ जानकारी है, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग की जानकारी, ये इसको कहते हैं बेसिक ज्ञान। तो यदि इसके बारे में ज्ञान है तो मैथ्स में काम कीजिए कि सबसे पहले क्या कीजिए, जो प्राइवेट स्कूल है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल जो है उनमें 3 से लेकर के 3 से 6 तक, ठीक है, 3 से 6 तक में जो मैथ्स है, मैथ्स की जो बुक है उसको बनाइए। चाहे आप सरस्वती विद्या मंदिर का बनाइए या फिर आप डीएवी का बनाइए या डीपीएस का बनाइए, लेकिन बनाइए, क्योंकि उसमें उन किताबों में जो स्टैंडर्ड दिया गया ना उससे बेहतर स्टैंडर्ड आपको कहीं प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर आर.एस. अग्रवाल पढ़िए, तो आर.एस. अग्रवाल जो है जो कंपटीशन के लिए है उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर है, 1 to 5 में उतना ऊपर नहीं जाना है, उतना तक नहीं जाना है, ठीक है। जब आप इतना 3 से 6 तक कंप्लीट कर लेते हैं प्राइवेट स्कूलों का, हम एनसीईआरटी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं 3 से 6 तक और आपके पास समय रहता है 2 से 3 महीना समय है, तब आप जाइएगा आर.एस. अग्रवाल या सागिर अहमद या राकेश यादव किसी का भी एक किताब ले लीजिए और उसमें हर एक चैप्टर, जो इतना चैप्टर हम बताएं, जो चैप्टर आपका शामिल है उसमें, ऐसा नहीं कि सभी चल जाइएगा, ऐसा नहीं, जो टॉपिक्स आप यहाँ हम आपको यहाँ बताएं उसी टॉपिक में जो सागिर अहमद या फिर राकेश यादव या आर.एस. अग्रवाल या किसी भी अन्य का लिखा हुआ जो किताब है, उन किताबों में पहला 20 क्वेश्चन, फर्स्ट 20 क्वेश्चन को आप बनाएंगे। पूरा चैप्टर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है, अगला चैप्टर में चल जाइए। इससे क्या होगा कि आपको एक पता चलेगा, उसमें 4 ऑप्शन रहता है, कब ऑप्शन पर डिपेंड रहना है, कब ऑप्शन से ही आंसर हमको निकाल लेना, ये चीज़ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ईवीएस के लिए, तो ईवीएस के लिए क्या करना है, ईवीएस के लिए भी आपको यही करना है, 3 से लेकर के 5 तक की कम से कम किताबों को आप पढ़िए। किसका, खास करके जो है प्राइवेट स्कूल हैं उनके,
एनसीईआरटी में मैं नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी आपको अभी फॉलो नहीं करने दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। ईवीएस के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन पहले आप एक काम कीजिए कि प्राइवेट स्कूलों का जो 3 से लेकर के 5 में ईवीएस है उसको पढ़िए, और उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जो मैंने अभी तक देखा है, खास करके मैं डीपीएस और डीएवी का बुक्स मैं देखा हूँ, तो आप इसको देखेंगे ना तो उसमें बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आपको याद करने चाहिए। अब उसके बाद एनसीईआरटी में आप आइएगा, जब ये 3 से 5 तक कंप्लीट हो जाए तो 6ठा से लेकर के 8वां तक का जो साइंस है उसको पकड़िएगा। साइंस में खास करके देख लीजिएगा कि किस बुक में हमको ये टॉपिक मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि साइंस में, अब हो सकता है कि आपको संसाधन साइंस में ना मिले, तो संसाधन के लिए आपको सोशल साइंस पकड़ना पड़ेगा, तो सोशल साइंस में भी आ जाना है। देखना है कि ये टॉपिक्स हमको कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये टॉपिक्स आप सॉल्व कीजिए और ये आप तैयारी कीजिए अभी से, और इसको तैयारी करने में मुश्किल से आपको 2 महीना लगेंगे। 2 महीना आपके लिए बहुत है यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं, ध्यान से लगाते हैं। और इसके साथ साथ में क्योंकि कुछ डिमांडेड आ रहे हैं, तो बहुत जल्द, अभी एक टाइमिंग मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्द मैं ईवीएस के बारे में आपको जो वीडियो है वो मेरे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे, आप उससे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, वीडियो आएंगे इसके बारे में, अभी कुछ टाइमिंग्स आपको नहीं कह सकता, हो सकता है 15 दिन लेट हो, लेकिन ये वीडियो आएंगे इसके बारे में। ठीक है, आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए, और यदि कुछ आपके पास प्रॉब्लम्स हों, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समय लगता है, हो सकता है मैं तुरंत जवाब ना दे पाऊँ, क्योंकि इतने सारे पर्सनल मैसेजेस जो कि मैं अपना नंबर शेयर कर चुका हूँ कुछ वीडियो में, तो इतने सारे फ़ोन्स और पर्सनल मैसेजेस आ जाते हैं कि जवाब देना मुश्किल हो पाता है, इसीलिए कुछ लेट हो सकता है। लेकिन आपके लिए हमेशा तैयार हूँ, आपके सहयोग के लिए तैयार हूँ। आप अपना समय दे रहे हैं मेरे साथ, तो यकीन मानिए मैं भी आपको निराश नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।